हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो क्लास है उसमें हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पार्ट नंबर 3 की बात करेंगे, जिसके अंदर हम लोग आज पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास में कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की स्लैब रख दी जाए, इंसर्ट करवा दी जाए या इंट्रोड्यूस करवा दी जाए तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, ये देखना है आज हमें। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं। ये हमारे पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको हमने ये P1 प्लेट, ये P2 प्लेट जिनकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा सिग्मा, जिसको हमने Q चार्ज दिया। इन द लास्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द कंप्लीट सॉल्यूशन। Q चार्ज दिया तो वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इंडक्शन की वजह से इस पे चार्ज आया, इसका पॉजिटिव चार्ज ग्राउंडेड हो गया, दोनों के बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस है d, जिसकी दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जो कि इस तरीके से उसकी डायरेक्शन होगी। ओके, अब हमने क्या किया, अब हमने एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम लिया। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब बताता हूँ पहले तो आपको, मैंने ये समझाया है आपको लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब एक डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है, डाई का मतलब अलाउ नहीं करना, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करने वाला मीडियम, उसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। अब हमने क्या किया, सपोज कीजिए कि ये हमारे पास में क्या है, एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है और इसको हमने इसके बीच में इंसर्ट करवा दिया, दोनों प्लेट्स के बीच में इस तरीके से इंसर्ट करवा दिया इसको। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे एक सेकंड, जैसे इसके अंदर हम इंसर्ट करवाते हैं इसको, एक मिनट, ये वायर है माइक का, इसको सेट कर लेता हूँ मैं। इंसर्ट करवाते हैं तो क्या होता है, हमने इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करवा दिया इस तरीके से। ये लीजिए, ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है जिसको इंसर्ट करवाया है हमने इसमें, ये लीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों प्लेट्स की वजह से, इस चार्ज Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो इस डायरेक्शन में बन रही है। ठीक है, प्लेट P1 टू प्लेट P2। अब जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हमने इंसर्ट करवाया है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक और बनेगी जो कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, प्लेट P2 टू P1 ऐसे बनेगी, उल्टी डायरेक्शन में। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे मान लो इसकी ओरिजिनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, उसकी वैल्यू अगर 100 है, ठीक, तो इसकी वजह से बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी वजह से, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से, वो मान लीजिए 80 बनी। कितनी बनी, 80। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई डैश वो कितनी आई, E1 और E2 इतनी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश कितनी आई, 20। तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है दोनों प्लेट्स के बीच में, इस कंडीशन में 20 है। इसका मतलब क्या हुआ कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को जब भी हम इंसर्ट करवाएंगे दोनों प्लेट्स के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अब हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कैपेसिटेंस से क्या रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैपेसिटेंस से जो रिलेशन होगा उसी से हमें ये पता चलेगा कि कैपेसिटेंस के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक, तो हम चेक करते हैं। देखो, आपका जो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C = Q/V, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो Q से तो कोई लेना देना रहा नहीं, V को चेक करते हैं। V आपने देखा था लास्ट लेक्चर में E × D बन रहा है। अब E जितना ज़्यादा होगा V उतना ही ज़्यादा होगा, E अगर कम हो गया तो V भी कम हो गया, और V कम होने का मतलब है कैपेसिटेंस का इंक्रीज होना। V कम होने का मतलब है कैपेसिटेंस का इंक्रीज होना। अब देखो इसके हिसाब से E1 डाला तो V = कितना आया, 100D आया, और अगर E2 डाला तो V कितना आया, 80D आया। ठीक, और E डैश के लिए, सॉरी यहाँ पे V = फाइनल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है प्लेट्स के बीच में, इनकी कैलकुलेशन करने के बाद में वो कितना आया, 20D आया। ये देखिए 20D आया। ठीक है, तो ये आया, मतलब ये बहुत कम आया। और पोटेंशियल को घटाना मतलब पोटेंशियल को कम करना ही कैपेसिटेंस को बढ़ाना होता है, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल घट गया, इसका मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। तो इसका क्या मतलब निकला इस चीज़ का मतलब ये निकला कि जब भी हम किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की स्लैब को इंसर्ट करवाएंगे तो उससे उस
कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज होगा ये देखना है। अब देखो यहां पे कितने टाइम कम हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, चेक कीजिए कितने टाइम कम हुई, 5 टाइम्स। कितने टाइम कम हुई? 5 टाइम्स। तो जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम हमने यूज में लिया है ये वाला, इस डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को हम अगर K से रिप्रेजेंट करें, किससे रिप्रेजेंट करें? K से। उसके डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करें? K से रिप्रेजेंट करें। तो इस K की वैल्यू क्या होगी? 5। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को 5 टाइम्स कम कर दिया। जितने टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेगा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ही मानी जाएगी। अगर ये इसको 10 टाइम्स कर देता, कितना कर देता? 10 टाइम्स कर देता, तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती? 10 हो जाती। इज दैट क्लियर? ये वाली चीजें यहां पे समझनी है। मतलब कितना कम करेगा पोटेंशियल को कितना कम करेगा और कैपेसिटेंस को कितना बढ़ाएगा, वो डिपेंड करता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ये अभी हम जानेंगे। अभी जब फॉर्मूला हम डेराइव करेंगे तो हमें पता चलेगा कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। ये चीज हमें देखनी है। अब देखो ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हमने निकाला है, इससे हमें एक बात का पता चला कि जो आपका E है, जो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, E डैश, ये कितना कम हुआ था ओरिजिनल E के? ये ओरिजिनल E है आपकी, इससे कितना कम हुआ? E अपॉन K इतना कम हुआ। क्योंकि देखिए अगर चेक करें E कितना था 100, K कितना था 5, कितना आंसर आया 20। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई 20। यहां भी कितनी आ रही है 20। आ रही है कि नहीं आ रही? तो आपको समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हमने इंसर्ट नहीं करवाई थी क्या डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की स्लैब इसके अंदर, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी 100। इंसर्ट करवाने के बाद में कितनी बची 20। तो उसको कैसे लिख सकते हैं आप? E डैश इज इक्वल्स टू E अपॉन K। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब देखिए इसको इरेज कर देता हूँ, ये समझाने के लिए मैंने यूज में लिया है यहाँ पे। ठीक, अब देखो आपको ये सारी की सारी बातें हैं ना, देखिए अगर आपको कोई भी चीज़ इनमें से कंफ्यूज करती है तो आप वीडियो को पॉज कर करके जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वर्बली आपको डिलीवर कर रहा हूँ उसको आप एज इट इज़ लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि बाद में हो सकता है आपको समझ में नहीं आए कि ये स्टेप कहाँ से आ गया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो चीज़ मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अगर उसमें से कोई स्टेप आपको ऐसी लगती है कि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है तो उसको आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसको नोट कर लीजिए कि ये ऐसा हुआ था। तो उससे आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक, अब हम इसका सॉल्यूशन निकालना शुरू करते हैं। देखो हमारे पास जो कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला लेना है हमें, वो क्या होता है उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। देखो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है। ठीक, ये कब होता था? जब इन दोनों के बीच में कोई भी प्लेट हमने नहीं डाली थी, तब आया था हमारे पास। अब अगर इसके बीच में हमने मीडियम की प्लेट डाल दी, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की, तो हमने इसको मान लिया C डैश। कितना मान लिया? C डैश। और C डैश मान लिया और ये एक इक्वेशन बना ली हमने, नंबर 1। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि हमें ये लास्ट लेक्चर में हमने इनके बारे में डिस्कस कर लिया था। अब इसके लिए हमने लिखा, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन निकालते हैं। C डैश इज इक्वल्स टू Q क्या हो गया? सिग्मा A, और V क्या हो गया? E इंटू डी। और E कौन सा आएगा यहाँ पे? इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। तो E क्या हो गया? E डैश D। ठीक है, क्योंकि इन दोनों प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? अब E डैश है, E डैश है, कितनी है इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड? E डैश। ठीक है, तो E डैश इंटू डी। तो हम इसको ज्योमेट्री की फॉर्म में ले आए। अब E डैश की वैल्यू क्या है? सिंस E डैश इज इक्वल्स टू आपने निकाला था E अपॉन K, ये होती है, मैंने समझाया आपको। ठीक, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। देयरफॉर C डैश इज इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन E अपॉन K इंटू डी, ये आ गया। ठीक, K तो ऊपर चला गया तो क्या आ जाएगा? C डैश इज इक्वल्स टू K सिग्मा A अपॉन E
इंटू डी, ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब ई जो है वो क्या होता है दोनों प्लेट्स के लिए, इन बीच के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था। अब यहाँ पे देखिए, बट E इज इक्वल्स टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो क्या आंसर निकलेगा, इसको पुट करते हैं, आंसर निकलेगा सी डैश इज इक्वल्स टू के इंटू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये बन गया। अब ये एप्सिलॉन नॉट फिर से ऊपर जाएगा, देन सी डैश इज इक्वल्स टू के इंटू यहाँ से सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन सिग्मा इंटू डी, नीचे बच गया, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, देन सी डैश इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये आंसर आया आपका, नेट आंसर आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जो पोर्शन है ये तो सी को डिनोट करता है, सी कौन सी, विदाउट डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, सी कौन सा, सी कौन सा कैपेसिटेंस, जब हमने इसके अंदर कोई भी डाइइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाली थी उस केस में ये आया था आपका कैपेसिटेंस, तो इसको आप सी लिख सकते हैं इस जगह। तो हमने क्या डिनोट किया, यहाँ से देखिए ये इक्वेशन जो बनी है इसको हमने बनाया, जो भी है सेकंड नंबर जितना भी आता है, ठीक है, ऐसे बना दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं नए फॉर्मेट में, हम लिख सकते हैं इसको सी डैश इज इक्वल्स टू के सी, सी डैश इज इक्वल्स टू के इंटू सी, ठीक। अब चेक करो, अब चेक करते हैं तो हमें पता लगता है, क्या पता लगता है कि सी डैश कौन सा कैपेसिटेंस है, विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, सी कौन सा है, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। तो सी डैश ज्यादा है या सी ज्यादा है, बिल्कुल सी डैश ज्यादा है, क्यों, क्योंकि सी डैश जो है वो के से मल्टीप्लाई होने के बाद, सी के से मल्टीप्लाई होने के बाद मिल रहा है हमें, ठीक है। तो मतलब सी डैश ज्यादा हुआ, इसका मतलब डाइइलेक्ट्रिक स्लैब अगर इसके अंदर इंसर्ट करवाएंगे तो हमारे जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। अब देखिए एक और स्टेप इससे हम निकाल सकते हैं, वो क्या है, देखिए यहाँ से सी डैश अपॉन सी इज इक्वल्स टू के, मैंने बताया था कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे आप, तो ये उसको डिफाइन करने की स्टेप आ गई हमारे पास। अब ये स्टेप तो हमें बता रही है कि इस केस में इंक्रीज होगा कैपेसिटेंस, और ये स्टेप हमें बता रही है कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, उसके बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। सी डैश क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस विद डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, विद डाई इलेक्ट्रिक मीडियम अपॉन सी क्या है, कैपेसिटेंस विदाउट डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इज इक्वल्स टू के, और के क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के क्या है यहाँ पे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये है आपका के, ठीक है। कुछ समझ आया, देखिए एक बार देख लीजिए इसको ढंग से, आपको समझ आ जाएगा सब कुछ जो मैंने किया है। बोर्ड पे मैंने सारी चीजें आपको क्लियर बताई हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का आइडिया मिला है, ठीक है। अब हम और आगे चलते हैं, इसमें और आगे चलेंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा, देखो हमारे पास में लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर में मिला के कैपेसिटेंस के फॉर्मूले बने, और वो फॉर्मूले कौन कौन से बने वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसको इरेज करना पड़ेगा हमें, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ये लीजिए, इरेज किया हमने इसको, ठीक। अब देखो फॉर्मूला नंबर 1, हमारे पास नंबर 1 फॉर्मूला बना, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, 4 फॉर्मूले बने। कैसे कैसे, कौन कौन से, अभी लिख देता हूँ। सबसे नॉर्मल फॉर्मूला था C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, ये, ठीक। दूसरा जो फॉर्मूला था अपना वो था C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, ये बना। थर्ड जो फॉर्मूला था वो था C इज इक्वल्स टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी,
ये बना आपका। ठीक, कौन सी सिचुएशन के फॉर्मूले हैं सब आपको पता है। और एक और फॉर्मूला, अगर मैं आपको बोलूं कि जो प्लेट हमने ली है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, वो प्लेट एक सर्कुलर डिस्क थी, मैंने आपको बताया, तो उसके अंदर अगर उसकी रेडियस स्मॉल r हो, ठीक है, स्मॉल r हो, तो हम उसके फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट पाई r स्क्वायर अपॉन d, उसका एरिया का फॉर्मूला लिख दिया। ये 4 फॉर्मूले हमारे पास में निकल के आए। ठीक है, अब देखो इन चारों फॉर्मूले से हम अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। बहुत टाइप के न्यूमेरिकल्स हमारे सामने आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, उसमें ये फॉर्मूले हम यूज में लेके उनको सोल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ कंडीशंस बताता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ से, देखिए अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर यहाँ से मैंने लिखा नंबर 1 पॉइंट, इफ d इज इक्वल्स टू d/2, ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला कि अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच की, उसको हाफ कर दूं, आधी कर दूं, तो कैपेसिटेंस कितना होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे हम। तो C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d/2, d की जगह d/2 कर दिया। अब सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 2 ऊपर चला गया, 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d, ये बना आपका फॉर्मूला। और हमें पता है अच्छे से कि इतनी चीज तो किसके बराबर है, C के बराबर है। तो C कितना बना, देखो आपका C बना यहाँ पे, सॉरी, C आपका बना C इज इक्वल्स टू 2C, डबल हो गया कि नहीं हो गया, C इज इक्वल्स टू 2C, यहाँ C रख दिया हमने। ठीक, अगर हम लोग एक और कंडीशन बनाए, कोई भी कंडीशन बना सकते हैं आप, सेकंड, इफ d इज इक्वल्स टू d/4, तो सीधा सा लॉजिक है, जितने टाइम्स आप कम करोगे उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा कैपेसिटेंस। अगर हम 4 लिखा है यहाँ पे, तो ये कितना बन गया, C इज इक्वल्स टू 4C हो जाएगा आपकी बार। 3 टाइम्स किया तो 3C हो जाएगा। ठीक, मतलब जितने टाइम आप उसको कम करेंगे उतने ही टाइम वो बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो एक और केस बताता हूं मैं आपको, ये 3rd नंबर, इफ d इज इक्वल्स टू 0, d इज इक्वल्स टू 0 ही कर दिया, इतना घटा दिया कि दोनों प्लेट आपस में मिल गई, तो उस केस में C कितना होगा चेक करते हैं। C इज इक्वल्स टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d की जगह 0 लिखा तो कितना आया, इन्फिनिटी, कितना आया, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कैपेसिटेंस कैसे बना इन्फिनिटी, सोचिए आप, प्लेट P1 प्लेट P2 दोनों के बीच की डिस्टेंस 0 0, प्लेट P2 कनेक्टेड टू दी अर्थ, कनेक्टेड टू दी अर्थ, प्लेट P1 कनेक्टेड टू दी सोर्स ऑफ चार्ज। अब चार्ज देते रहो, पूरा चार्ज कहाँ पे आता रहेगा, अर्थ में जाता रहेगा, चला गया, तो कितना भी चार्ज देते जाओ कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि चार्ज तो पूरा अर्थ में जा रहा है। ठीक है, ये सिचुएशन। अब देखो दूसरी एक और सिचुएशन बना सकते हैं हम लोग, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं इफ d इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, d को इन्फिनिटी बनाया अब की बार, तो क्या होगा देखते हैं, चेक करते हैं। तो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन इन्फिनिटी, तो C इज इक्वल्स टू 0, 0 कैसे बना वो भी देखते हैं। देखो D को इन्फिनिटी करना है, ये प्लेट P1 P2 दोनों के बीच की डिस्टेंस इन्फिनिटी करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, प्लेट P1 तो एज इट इज है, प्लेट P2 को खिसका रहे हैं हम लोग, कहाँ लेके गए, इन्फिनिटी पे। मतलब क्या हुआ, प्लेट P2 को तो हमने यहाँ से हटा ही दिया, इसको इन्फिनिटी पे ले जाने का मतलब क्या है, प्लेट P2 को यहाँ से हटा दिया, और हटाने के बाद में क्या बची, सिर्फ प्लेट P1। और प्लेट P1 क्या है, एक कंडक्टर है, और किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस ऑलमोस्ट कितना होता है, 0 होता है। ये सिचुएशन आपके सामने आ गई। ठीक है, ये बन गया। अब अगर एरिया की बात करें,
ये तो आ गया डी का। मैंने बताया था ना आपको लास्ट लेक्चर में हमारी बात हुई थी कि सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, ये बात हुई थी कि नहीं। तो डी के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए, और सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ये बताया था मैंने आपको 2 इक्वेशन वहाँ पे लास्ट लेक्चर में। तो एरिया की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एरिया की बात करें तो जितना बड़ा एरिया उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस, एरिया कम कैपेसिटेंस कम, मतलब एरिया बढ़ाओगे कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा और एरिया घटाओगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होता जाएगा, सीधा सा लॉजिक है। अब अगर हम बात करें के की, ये रहा, तो यहाँ से देखो आप, इस फॉर्मूले से देखो आप, आर, इसकी भी बात करते हैं, चलो आर रेडियस ये स्क्वायर में है, ये क्या है स्क्वायर में है, तो अगर रेडियस को हाफ कर दिया जाए तो सोचिए उसके ऊपर स्क्वायर लगेगा, r/2 का स्क्वायर, समझ में आ रही है ना। तो r/2 का मतलब 4 हो गया, r/2 का स्क्वायर मतलब रेडियस को हाफ कर दिया जाए, यहाँ पे रेडियस को हाफ कर दिया तो आप क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट पाई और r/2 का स्क्वायर अपॉन डी, ये फॉर्मूला बना। और c इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट पाई, और यहाँ से क्या बना, r स्क्वायर अपॉन 4d, ये बना कि नहीं, 4d मतलब डिस्टेंस कितनी, अरे इससे साफ नजर आ रहा है। इसको अगर हम इसी फॉर्म में दोबारा से लिखें, देखना आप ध्यान से देखना, इसी फॉर्मूले को दोबारा से देखना, मैंने इसको लिख दिया एप्सिलॉन नॉट a पाई r स्क्वायर को a लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 4d, ठीक। तो ये क्या है, ये तो c है, देखो एक मिनट, ये क्या है, c है, समझो इस चीज को, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 4d। अब देखो इसको ध्यान से, ये इतनी चीज क्या है, ये इतनी चीज तो c है, अपॉन 4, तो c इज इक्वल्स टू क्या हो गया, c/4, मतलब 1/4 हो गया कैपेसिटेंस। अगर स्क्वायर में इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, अगर रेडियस को हाफ कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, 1/4 हो गया। इसमें ये चीज लागू हो जाती है, ये कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया। के का कॉन्सेप्ट निकाल रहे थे हम लोग, चलो के का कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। यहाँ से देखो डायरेक्टली, अगर मैं इसको बोलूं कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये कांस्टेंट है और इसको मैंने प्रोपोर्शनल के लिए यूज में लिया, तो कितनी इक्वेशन बनेंगी आपके पास में, बनेंगी सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, ये बनी कि नहीं बनी। अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साफ नजर आ रहा है कि ये तो C का फॉर्मूला होता है, और K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये अगर 4 है तो 4 टाइम इंक्रीज हो गया, 5 है तो 5 टाइम इंक्रीज हो गया, 6 है तो 6 टाइम इंक्रीज हो गया, मतलब सीधा सीधा डायरेक्टली इफेक्ट डालता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सीधा सीधा डायरेक्टली इफेक्ट डाल रहा है, यहाँ पे हमें ये चीज क्लियर नजर आ रही है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की डिपेंडेंसी का हमें क्लियर नजर आ गया कि कैपेसिटेंस की डिपेंडेंसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे होती है, कैपेसिटेंस की डिपेंडेंसी एरिया पे होती है, डायरेक्टली एरिया पे होती है, और कैपेसिटेंस की डिपेंडेंसी उसकी प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस पे होती है। किस तरीके से होती है वो भी मैंने बताया। अगर एरिया को आप पाई r स्क्वायर लिखते हो तो रेडियस को हाफ करने पे क्या होगा, 1/4 करने पे क्या होगा, उसका भी मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला निकाल के दिखाया। तो ये सब कॉन्सेप्ट हैं, हमें यूज में लेने हैं, इनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हैं उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे आपको, और तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।